नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेशन गुप्ता अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ मैथमेटिकल आइडियल ट्रांसफार्मर के कुछ मैथमेटिकल पॉइंट पर हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और इस पर आधारित आपके पेपर्स में कैसे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल डिजाइन होते हैं, थोड़ा सा इन पर आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पेपर में कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेकिन थोड़े से फार्मूला की वजह से, थोड़े से कंसेप्ट की वजह से हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आज के लेक्चर को आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपके पेपर में यदि इस पर आधारित कोई छोटा यदि आपका न्यूमेरिकल बनता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो पिछले लेक्चर में हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के प्रॉपर्टी, उसका डायग्राम, उसके फेजर डायग्राम के बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया था। उसी लेक्चर को आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैथमेटिकल हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। मैथमेटिकल पॉइंट पर आपको मैं फोकस होने वाला हूं। कभी कभी आपको डेरिवेटिव रिजल्ट से भी बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो उन सभी चीज़ों को आज मैं जिक्र करने वाला हूं। यदि मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल ले चलूँ, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आइडियल ट्रांसफार्मर। मैं एक ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए चर्चा कर रहा हूँ। यदि इट मीन्स इफ हम एक वेरिएबल को लेके चर्चा किए थे ए, स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? यह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। याद करिएगा, पिछला लेक्चर को आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे एक एक लेक्चर को देखते जाएंगे तो कोई भी कंसेप्ट आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा प्रत्येक लेक्चर एक दूसरे के साथ कड़ी में जुड़ा होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जंप करके लेक्चर को मत देखा करिए। यदि आप ट्रांसफार्मर को आप समझना चाहते हो तो ट्रांसफार्मर से जो भी मेरी स्टार्टिंग वीडियो, स्टार्टिंग लेक्चर जो मैंने आपको यूट्यूब पर दिया है, उन सभी को आप सीक्वेंस में आप उसको देखते आगे बढ़िए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको एक एक टॉपिक और एक एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आता चला जाएगा। तो किसी भी लेक्चर को स्किप मत कीजिए, सभी लेक्चर को आप सीक्वेंस में देखते आइए। इसी वजह से मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ, इस तरह से मैंने आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको या जो भी आपको मैं इंडिकेट कर दिया हूँ। तो आप हर एक लेक्चर को सीक्वेंस में देखते आइए। मैं उम्मीद करूंगा कि किसी भी पॉइंट पर आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो किसी भी लेक्चर को स्किप करके आप मत देखिएगा, आप उसको एक सीक्वेंस में देखते आइएगा। तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक लेक्चर आपको दिया हुआ था, उसमें डिटेल मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ था। तो उस लेक्चर को भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि किसी भी वेरिएबल को समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने बताया कि आप फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए चर्चा कर रहा हूं। यदि ए क्या है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, हमारा ए क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, इसी को मैंने एक और नाम दिया था, टर्न रेशियो, टर्म्स रेशियो। इसी को मैंने क्या बोला? टर्न रेशियो, या इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अगर मैं इसको लेकर चल रहा हूँ तो ए किसके बराबर था? तो हम इसको ले सकते हैं, ए इक्वल टू हमारा क्या था? आपको याद आना चाहिए, ये आपको एक मैंने आपको रिलेशन दिया था नंबर ऑफ टर्न के बेसिस पे, एक आपको इंड्यूस ईएमएफ के बेसिस पे और एक आपको वोल्टेज के बेसिस पे। तो अगर मैं उसको लेके चलूँ तो ए इक्वल टू क्या होता है? N1 अपान N2 इक्वल टू E1 अपान E2 इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू I2 अपान I1। ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
यह रिलेशन आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेशन आपको दिमाग में रहेगा तो इसी पर ही आधारित आपके क्वेश्चंस जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी पर आधारित बनता है। किसी को दो को रिलेट करके आप किसी एक अननोन क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके एक ट्रांसफार्मर पर बेसिस, एक अगर इस पर टर्न रेशियो पर आधारित अगर आपका कोई न्यूमेरिकल बनता है तो उसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वह N1/N2 रेशियो या तो E1/E2 रेशियो कह दो, इंड्यूस ईएमएफ का रेशियो, या वोल्टेज V1/V2 का रेशियो। जो करंट होता है इसका जस्ट आपको उल्टा होता है, I2/I1 का रेशियो कर लो। ये सभी किसके इक्विवेलेंट होंगे? ट्रांसफॉर्मेशन या टर्न रेशियो के इक्विवेलेंट होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से अगर आपको एक चर्चा करूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ इनको और इनको कोरिलेट करो, फर्स्ट और लास्ट। तो जरा देखिएगा, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, I1N1 इक्वल टू I2N2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। I1N1 इक्वल टू I2N2। मैंने इसको और इसको इक्वेट किया है, तो आपको क्या मिला? I1N1 इक्वल टू I2N2। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे रहा हूँ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करिए, इक्वेशन सेकेंड क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने बताया ना कुछ चीज़ें मैथमेटिकली से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह I1N1 I2N2 ये दोनों बराबर है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा इन्फॉर्मेशन है क्या, इसको समझना हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, इसको समझिए। इक्वेशन सेकंड ये कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का जो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न होता है वह प्राइमरी के मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के इक्वल और अपोजिट होता है। यह आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? आपको ट्रांसफार्मर का, जब मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल आपको दिखाया था, वहां पर हमने आपको दिखाया था कि जो म्यूचुअल फ्लक्स आपको सेकेंडरी को लिंक कर रहा था, वहां पर भी आपको एक इंड्यूस ईएमएफ E2 जनरेट हो रही थी, और E2 के कारण यदि लोड कनेक्ट कर रहा हो सेकेंडरी साइड तो उसमें एक करंट I2 फ्लो कर रहा था। अब वहां पर हमारा सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न और I2 की बदौलत आपका एक और आपका MMF के कारण एक और फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था। उसी को हम बोल रहे थे, वह फ्लक्स हमारा क्या कर रहा था? वो डीमैग्नेटाइज कर रहा था। किसको? जो हमारा मेन मैग्नेटाइज करने वाला जो एम्पियर टर्न था N1I1, उसके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ था उसको डीमैग्नेटाइज करने का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वह I2N2 हमारा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के नाम से जाना जाएगा, और वो जो हमारा प्राइमरी का I1N1 था वो हमारा मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के नाम से जाना जाएगा। तो यह इक्वेशन कहीं ना कहीं आपको एक इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट दे रहा है। वह इंपॉर्टेंट रिजल्ट यह है कि इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है? इक्वेशन सेकंड यह कहता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का जो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न हो प्राइमरी के मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के क्या होता है? वह इक्वल और अपोजिट होता है। अच्छा, एक तो रिजल्ट हमने यहां से निकाला, और भी क्या ले सकते हो? एंड ऑल्सो एक तो मैंने इसको और इसको इक्वेट किया। अब जरा वोल्टेज को इक्वेट कीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट। इट मीन्स मैं यहां से चर्चा कर रहा हूं, आप और भी क्या ले सकते हो, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर इनको इक्वेट करिए, इट मीन्स E1I1, जरा ध्यान दीजिए, इसको और इसको सेकेंड और लास्ट, तो हम क्या ले सकते हैं? E1I1 इक्वल टू E2I2। यह है क्या? जरा ध्यान दीजिएगा, S2 इक्वल टू S1, ये लिख सकते हैं। यहां से हम क्या ले सकते हैं? S2 इक्वल टू S1। ये हमारा थर्ड रिजल्ट। दूसरा हमको, अच्छा इसी को हम आपको, क्योंकि E1 E2 V1 V2 के क्या हैं, अगर मैं बराबर लेके चल रहा हूं तो इसको मैं V1I1 इक्वल टू V2I2 लिख सकता हूं। ये भी वही कहानी है, S2 इक्वल टू S1, सेम चीज़ है। अब यह जो थर्ड इक्वेशन है, यह हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड इक्वेशन हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इक्वेशन थर्ड क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो इक्वेशन थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन थर्ड यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जो वोल्ट एम्पियर, या जो वोल्ट एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? अपरेंट पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो? अपरेंट पावर बोलते हैं। तो हम इसमें इक्वेशन थर्ड हमको क्या रिप्रेजेंट करा रहा है? इक्वेशन थर्ड यह दर्शा रहा है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जो वोल्ट एम्पियर या अपरेंट पावर
प्राइमरी सप्लाई से ड्रा होती है, प्राइमरी सप्लाई से ड्रा होती है, वह सेकेंडरी को ट्रांसफर वोल्ट एम्पियर के क्या होती है, वह बराबर होती है। यहां पर देख रहा है कि यह सेकेंडरी का वोल्ट एम्पियर है और ये प्राइमरी का वोल्ट एम्पियर है। तो इसको मैं एक स्टेटमेंट में अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि इक्वेशन थर्ड यह रिप्रेजेंट करा रहा है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जो वोल्ट एम्पियर या अपरेंट पावर प्राइमरी सप्लाई से ड्रॉ हो रही है वह सेकेंडरी को ट्रांसफर वोल्ट एम्पियर के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी यहां पर लॉस नहीं हो रहा है, यहां पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा। दूसरे शब्दों में इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल सकता हूं, ये हमारा क्या है, वोल्ट एम्पियर। ये हमारा क्या है, वोल्ट एम्पियर। एक तो हमारा इनपुट का वोल्ट एम्पियर E1 I1 क्या है, इनपुट का वोल्ट एम्पियर या V1 I1, और V2 I2 क्या है, आउटपुट का वोल्ट एम्पियर। तो दूसरे भाषा में भी बोल सकते हो कि इनपुट का वोल्ट एम्पियर इक्वल टू इनपुट वोल्ट एम्पियर इक्वल टू आउटपुट वोल्ट एम्पियर। इनपुट वोल्ट एम्पियर इक्वल टू आउटपुट वोल्ट एम्पियर। तो यह हमारा क्या है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा जो हमारा यूनिट है उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, किलो में करना चाहता हूँ। तो किलो में करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ V1 I1 अपान 1000 इक्वल टू V2 I2 अपान 1000। अब ये हमारा क्या बन गया, अब ये वोल्ट एम्पियर नहीं है, अब हमारा क्या है, किलो वोल्ट एम्पियर। इस मिनट इसको बोल सकते हैं KVA फर्स्ट इक्वल टू KVA सेकेंड, KVA फर्स्ट इक्वल टू KVA सेकेंड। अब हमारा क्या है, अब ये वोल्ट एम्पियर था लेकिन अब 1000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अब ये हमारा किलो बन गया। इट मीन्स आप बोल सकते हैं इनपुट किलो वोल्ट एम्पियर इक्वल टू आउटपुट किलो वोल्ट एम्पियर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट किलो वोल्ट एम्पियर इक्वल टू आउटपुट किलो वोल्ट एम्पियर्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में स्टेटमेंट दे सकते हो कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के दोनों साइड्स KVA समान होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट कह सकते हो, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में एक आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों साइड्स KVA समान होता है, दोनों साइड्स KVA समान होता है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों साइड्स KVA समान होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के दोनों साइड, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में, ये भी लिख सकते हो, सही स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड लिखो, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड्स KVA समान होता है। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक छोटे से डेरिवेशन से हमने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको देखा। दो चीज़ों को हमने समझने की कोशिश किया। एक तो हमारा क्या था कि एक क्वेश्चन थर्ड जो हमारा रिप्रेजेंट कराया वो हमारा यह बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर का जो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न होता है वह प्राइमरी के मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के इक्वल और अपोजिट होता है। और दूसरा हमने क्या रिजल्ट देकर देखा कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो वोल्ट एम्पियर या अपरेंट पावर प्राइमरी सप्लाई से ड्रॉ होती है वह सेकेंडरी को ट्रांसफर वोल्ट एम्पियर के क्या होती है, वह बराबर होती है। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो कोई भी लॉसेस नहीं होता है, या इसको सेकेंड स्टेटमेंट से या दूसरे लफ्ज में इसको क्या बोल सकते हैं कि इनपुट वोल्ट एम्पियर जो होता है वो आउटपुट वोल्ट एम्पियर वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इनको मैंने एक छोटा सा डेरिवेट किया क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर हमेशा प्रॉब्लम में केवीए में दिया होता है, तो इसी वोल्ट एम्पियर को हमने क्या किया, किलो वोल्ट एम्पियर केवीए में तब्दील किया। उसको तब्दील करने के लिए हमने दोनों इक्वेशन को 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से यहाँ से डिवाइड किया, 1000 यहाँ डिवाइड किया। अब ये हमारा किस में बदल गया, वोल्ट एम्पियर नहीं हुआ, अब किलो वोल्ट एम्पियर में हुआ। इट मीन्स अब हमारा बोल सकते हो कि इनपुट किलो वोल्ट एम्पियर इक्वल टू आउटपुट किलो वोल्ट एम्पियर। इट मीन्स बोल सकते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के दोनों साइड्स के भी हमारा क्या होता है, समान होता है। ये तो कुछ हमारा मैथमेटिकली रियल था। अब इस पर आधारित हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आधारित हमारा कैसा प्रश्न बनता है, न्यूमेरिकल कैसा बनता है, और अगर इस पर आधारित कोई छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको लैंग्वेज को समझना होता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको इसको जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से लेकर के हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, डिटेल आपको ये डेरिवेशन किया है, उस पर आधारित मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा दूं ताकि आपका यह जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी ढंग से और तरीके से उसको आप समझ सकें, और भविष्य में कभी आपके पेपर में कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिखे तो आप उसको तुरंत आप उसको सॉल्व कर सको। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए 25 kVA ट्रांसफार्मर, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ए 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज वोल्टेज रेशियो एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आपका बनेगा तो अधिकतर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का केवीए आपको यहाँ पर जरूर रिप्रेजेंट किया रहेगा। अगर आपको कभी प्राइमरी और सेकेंडरी करंट की चर्चा कर रहा कि कैलकुलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, इस प्रश्न में भी मैं आपको वही कैलकुलेशन कराऊंगा, तो आपको वहाँ पर 25 kVA, इट मीन्स अगर जो आपको मैं रिलेशन दिया हूँ अगर वोल्ट एम्पियर में नहीं दिया है तो उसको अगर केवीए में दिया है तब तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर लें। कौन, V1I1/1000 इक्वल टू V2I2/1000, क्योंकि वो केवीए का ही रियल था। अगर आपको वोल्ट एम्पियर में दिया है तो आपको 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा है, ए 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज वोल्टेज रेशियो 3300/400 वोल्ट। इसका मतलब समझिएगा 3300/400 वोल्ट। मैं आपको जनरल तौर पे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ए 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज वोल्टेज रेशियो ऑफ 3300/400 वोल्ट। 3300/400 वोल्ट मतलब क्या है, प्राइमरी का जो वोल्टेज हमारा क्या है वह 3300 वोल्ट है, सेकेंडरी का जो वोल्टेज हमारा क्या है 400 वोल्ट है। ये आपको दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर का इंफॉर्मेशन है, और आपसे क्या पूछेगा, ऐसे प्रश्न देकर क्या आपसे पूछेंगे, कैलकुलेट दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी करंट को आप यहाँ पर कैलकुलेट करिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी करंट कितना होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट कितना होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो आपको मैंने अभी आपको डिस्कशन किया है उसी पर इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो केवीए था वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड हमारा क्या था, सेम था। तो यहाँ पर केवीए इक्वल टू क्या ले सकते हो, जरा ध्यान दो, केवीए इक्वल टू क्या ले सकते हो, V1I1 क्या होगा 1000। अब यहाँ पर केवीए आपको क्या दिया हुआ, हमको क्या चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी, इट मीन्स I1 चाहिए। तो I1 इक्वल टू क्या लिखोगे, केवीए इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा V1, केवीए इंटू, मैंने इसको पक्षांतर करके I1 को, क्योंकि I1 ही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप इसको पुट कर दो, केवीए कितना दिया हुआ है 25 इंटू 1000 अपान V1 कितना दिया हुआ है 3300। इसको आप सॉल्व करिएगा 7.58 एम्पियर आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमारा प्राइमरी करंट है, ये हमारा कैसा है प्राइमरी करंट है। उसी प्रकार से सिमिलरली आपको सेकेंडरी करंट चाहिए, फिर आपको केवीए वही लगा दो V2I2 अपान 1000। यहाँ से हमारा I2 इक्वल टू क्या होगा, केवीए इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा V2। इट मीन्स I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवीए आपका 25 है, 1000 V2 कितना दिया हुआ है 400 वोल्ट। वही रिजल्ट जो भी आपको मैंने छोटा सा डेरिवेशन किया हुआ है उसी रिजल्ट से मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 62.5 समथिंग आपको ये एम्पियर आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्राइमरी और सेकेंडरी
दोनों करंट को हम आसानी से क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और यहां पर सभी इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट थे वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। इसी आशा के साथ अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।